धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और वैसे आजकल बात करनी पड़ रही है ज्यादातर अमेरिका की, क्योंकि ट्रंप ने धमाल मचा रखा है। और इसके अलावा बात करनी पड़ रही है नेतन्याहू की। क्या नेतन्याहू को भी ज़ेलेंस्की की तरह ट्रंप अब साइड करने जा रहे हैं? क्यों ऐसी चर्चाएं चल रही हैं? और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो क्या ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर कोई नया प्रपंच रच रहा है? और सऊदी अरब में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी क्या कहलाती है? और सीरिया में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसको आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के हित में है, वो उस पर भी बात करेंगे। तो इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहली खबर अपने पड़ोसी देश से ले लेते हैं। वैसे तो पड़ोसी देश को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये राम जी का देश है, वो सीता जी का देश है, यानी कि वो तो ससुराल वाले लोग हैं। लेकिन वहां पर क्या फिर से राजतंत्र वापिस आने जा रहा है? क्या 17 साल पहले जो वहां पर लोकतंत्र लाया गया था, लोग उससे ऊब चुके हैं? वहां का राजा जो खुद ज्यादा एक्टिव हो गया है और उसके समर्थन में जो नारे लग रहे हैं कि भैया सिंहासन खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसकी शुरुआत में इसलिए एक सवाल के साथ आपसे और पूछना चाहता हूं कि क्या हमें हिंदू राष्ट्र की राह पर बढ़ना है तो उससे पहले हमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र की राह पर वापिस ले जाना होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस के बाद से जब भाजपा की सरकार आई और यहाँ पे 2014 से, उधर बीच में वाजपेयी की भी सरकार आई थी और इधर में 2008 में माओवादियों का आंदोलन हुआ और वहां के ज्ञानेंद्र शाह को हटना पड़ा, भागकर भारत आ गए। लेकिन इसके बाद जो नई सत्ताएं आई, चाहे भाजपा की यहाँ हो, चाहे यूक्रेन में न्यू नाजीज की हो या कहीं भी आए, नेपाल में ये नई सरकार आई, ये लोग आम जनता की जरूरतें पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकते थे, ना हुए। ना इन्होंने उनको रोजगार की मदद की, ना उनके शिक्षा स्वास्थ्य में कुछ किया, ना उनके घर के में मदद की। और ढाक के तीन बात हो गए। कहने के लिए माओवादी थे, लेकिन उन्होंने समाजवादी निर्माण में नेपाल की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़े। और इसलिए जब जनता का मोह भंग होता है तो जो पुराने दक्षिणपंथी हैं, पुराने राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं कि पुराना समय बड़ा बढ़िया था। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि पुराना बढ़िया था। तो क्या राजतंत्र फिर से लाने की बात हो रही है? और इसके पीछे भारत का हाथ है तो साफ है। कहीं योगी का नाम ले रहे हैं, कहीं हमारे भारत सरकार की मदद ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ आई थी, नारा दे रहे हैं जो आप कर रहे हैं, सिंहासन खाली करो या राजमहल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। तो यह जो है सो मुख्य रूप से कुछ वैसे भ्रमित लोग हैं जिन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है कि क्या करें, और उनके पीछे पैसे देकर वैसे लोग हैं जो इनके पीछे करवा रहे हैं। जहां तक मॉरिशस की बात है, मॉरिशस में भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन वह वहां का जो मॉरिशस डे है उसके लिए गए हुए थे। और उसका यह मतलब नहीं कि हिंदू राष्ट्र, लेकिन यहाँ की जो मीडिया है बड़ी बेशर्मी से इस चीज को दिखा रही है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है, मॉरिशस से बनेगा, क्योंकि वहां पे 45-46% हिंदू हैं। कोई कहता है बहुमत में है और इसलिए वही बनेगा, भारत ही बनेगा। इसलिए भारत के वह लोग खासकर जब देखें कि अमेरिका से जो ट्रंप ने जो इनकी बेइज्जती की और बाकी सब जगहों में जो भी कुछ हुआ, इसका आधार नैरेटिव बदलना चाहते हैं। चाहे महाकुंभ मेला हो या नेपाल में जाके हो या अमेरिका में जाके हो, कुछ ना कुछ हमेशा लगातार बार बार उनको ये दे रहे हैं, जैसे हर शाम का डोज हो कि 2-4 लगाओ या फिर नशा खाओ, नहीं तो ये लोग शायद उठ खड़े होंगे। और इस तरह की बातें पूरे मीडिया, सोशल मीडिया, सरकारी तंत्र से किया जा रहा है। जी, आपने योगी जी का जिक्र कर दिया, क्योंकि ज्ञानेंद्र शाह की बहुत सारी मुलाकातें योगी से होती रही हैं। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। अभी तक ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं, लेकिन अब वो शायद हिंदुओं के गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो मेरे आने के बाद 2-4 देश मैंने हिंदू राष्ट्र बनवा दिए। अब देखिए, जहां तक ग्लोबल सिचुएशन की बात है, पूरा जियो पॉलिटिक्स की बात हम चर्चा करते आ रहे हैं, आज भी करेंगे। और स्पेशली जो यूक्रेन में और मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसमें भारत का कोई रोल नहीं है। भले 6 घंटा के लिए युद्ध रुकवा दिया हो और इस पर ले कभी भी भक्त खुश हो,
तो वह बात अलग है। तो अब हम करें तो क्या करें? महाकुंभ का भी जो खुमार था, वो निकल गया। वहाँ की बहुत तरह की इंतजामी और कुछ वहाँ पे लोग भी मारे गए और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी मारे गए। ये सब घटनाएं घटी और उसके बावजूद लोगों को नौकरियां नहीं मिली। यदि मान लेते हैं कि 65-64 करोड़ लोग पहुंचा, यानी जितने हिंदू थे भारत के अधिकांश तो वहां पहुंच गए। हालांकि वह एक झूठी खबर है, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई ना मोक्ष मिला, ना मुक्ति मिली, ना नौकरी मिला जिसकी वो कर रहे हैं। तो करें तो क्या करें? अब विश्व गुरु ना बने तो कुछ लिमिटेड ही बने। पाकिस्तान को भी आंख दिखाने लायक हम नहीं रहे, बांग्लादेश भी हमारे हाथ से निकल गया, चीन तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गया है। यदि नया विश्व जिसमें बन रहा है उसमें 3 खेमा बन रहा है, 3 ध्रुव बन रहा है, तो चीन एक बनता है रूस और अमेरिका के बाद से। जी। चलिए इस पे आगे हम बात करेंगे कि रूस, अमेरिका और चीन की जो बदलती हुई भूमिकाएं हैं उनको कैसे देखा और समझा जा सकता है। लेकिन अभी अपने पड़ोसियों का ही जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान का कोई हम डिप्लोमेट है, अमेरिका गया लेकिन उसको वहां पे दाखिल ही नहीं होने दिया गया। यह भी एक अजीब बात हुई। कुछ दिन पहले ट्रंप ने जब प्रशंसा की थी पाकिस्तान की कि एक आतंकवादी को पकड़ के हमें थमा दिया, काबुल वाला, तो बड़े लोग खुश थे, गदगद थे। और ये चीज हो गया। ये हैं तुर्कमेनिस्तान के, ये राजदूत थे और वहां घूमने के लिए गए हुए थे लॉस एंजलिस। और वहां पे कुछ नोक झोंक हो गई वहां के अधिकारियों से, इमिग्रेशन या माइग्रेशन जो वहां पे होता है उसके पर के, और उस पे इनको कह दिया कि भाई हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अमेरिकी अधिकारी बड़े ही मतलब घमंडी होते हैं, थोड़ा सा उधर हो गया। हालांकि इनके पास पासपोर्ट था, वीजा था, मतलब वीजा लगा हुआ था, जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ट्रैवल के लिए पर्सनल लेवल पर उसमें था। और यह डिप्लोमेटिक मतलब पाकिस्तान के वो थे, हालांकि अमेरिका के नहीं थे, उससे क्या अंतर पड़ता है। और अन्य जगहों में ये मतलब सीनियर डिप्लोमेट थे, छोटे मोटे नहीं थे। इसके पहले भी ये काठमांडू में थे, कहीं और कई अन्य देशों में थे, और इनको हटा दिया गया है, इनको वापस आना पड़ा। और इससे पूरे पाकिस्तान में बहुत हल्का है, यहां तक कि वहां के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव जो भी हैं सब इस पे संज्ञान ले रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे इसके आधार पे, जहां तक ट्रंप की जो नई नीति पहले वाले से अलग होके हो रही है। विश्व के जितने भी धर्म गुरु हो या विश्व नेता हो, वो सब बौने से बन गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि उनके सामने कुछ और बोल सके। पाकिस्तान की क्या औकात है उसमें। जी। चलिए अब रुक करते हैं बांग्लादेश का। अभी तक तो हम सुन रहे थे छात्र आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब छात्राओं का आंदोलन भी शुरू हो गया है। अब देखिए धीमे धीमे वहां का मोह भंग हो रहा है और यह हो चुका है। जो मैं 5-6 महीने की बात कर रहा था वह हो चुका है और लोगों को समझ में आ गया है कि जिस चीज के लिए उन्होंने युद्ध किया था, संघर्ष किया था लंबे समय तक, काफी कुर्बानियां दी थी, मतलब छोटा मोटा नहीं था, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। बदले में उन्होंने कुछ हिंदू मुस्लिम भी करने की कोशिश की और जो पहले के सत्ता के जो लोग थे उनको भी पकड़ा, दबोचा, मारा, उनकी जमीन छीनी, उनको जेल में बंद कर दिया, यहां तक कि सेना अधिकारी तक को, न्यायालय के लोगों को, जो जजेस वगैरह थे। लेकिन अब इन्हें क्या मिला? हक के पास जो था वो भी खत्म हो रहा है और इसलिए ये लोग फिर आ रहे हैं, खासकर महिलाएं, लड़कियों को साफ नजर आ रहा है कि नई सत्ता जिस दिशा में जा रही है, तो जो भी इनकी स्वतंत्रता थी, भले ही अभी अफगानिस्तान की हालत की तरह ना हो जाए, लेकिन वह इनकी स्वतंत्रता खत्म हो रही है। और हमें पता है कि बंगाल से भले ही उसका टूट के 2 भाग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश, और अभी जो भी बना है, वहां की लड़कियों का सम्मान था, बराबरी था, एक इज्जत था उस समय की स्थिति के हिसाब से। आज की स्थिति से भले ही ना हो, क्योंकि पूंजीवाद उन्हें अभी भी पूर्ण बराबरी का दर्जा नहीं देता है, लेकिन अब वो वापस एक धार्मिक आवरण में जा रही है और इसलिए यह उनका विरोध धीमे धीमे अब खड़ा हो रहा है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि जैसे धर्म अफगानिस्तान में चल रहा है और महिलाओं के अधिकार वहां बहुत सीमित कर दिए गए, बल्कि खत्म ही कर दिए गए, कहीं ऐसा बांग्लादेश में भी ना हो जाए, इसलिए वो सड़कों पर आ गई हैं। अगली खबर ले लेते हैं, उत्तरी सागर से आ रही है। एक तेल टैंकर और जहाज आपस में टकरा गए, कुछ लोगों के घायल होने की भी बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि इसे हादसा माना जाएगा या रूस के जिम्मे थोप दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये तो हादसा है। बड़े कम ऐसे होते हैं। पानी वाले जहाज का मैक्सिमम स्पीड जो होता है वह 14-18 मतलब 20 नॉट से कम, नॉट बोले तो नॉटिकल माइल पर आवर, मतलब माने कि 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह भी तब जबकि वह
डीप सी में होता है, और ये तो नजदीक के पास में आके हैं, तो वहां इनकी स्पीड बहुत कम होती है, 5-6 किलोमीटर से रेंगते। लेकिन ये है कि इनका इतना वजन ज्यादा है कि हजारों हजार टन में होते हैं, तो एक दूसरे को देख भी ले तो रोकने की जो कोशिश करते हैं, रुकते रुकते भी आपस में एक दूसरे में घुस जाते हैं, टकराते हैं। और तेल टैंकर है, वो सब है, तो बहुत भारी मात्रा में निकला और आग भी लगा। काफी लोग, दर्जनों लोग घायल भी हुए। लकली कोई मरा नहीं है। तो इसमें खोज की क्या बात है, यही है कि मौसम ठीक होने के बावजूद या जो भी था, इस हालत में यदि होता है तो इनका जो रेडार सिस्टम है, जो कि समुद्र में दूर दूर तक नहीं है। नंबर 2, इनका कम्युनिकेशन आपस में, कौन जहाज आ रहा है, कहां नहीं आ रहा है, यानी पोर्ट, जैसे एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वैसे पोर्ट का कंट्रोल सिस्टम जो है, उसमें कहीं ना कहीं से गड़बड़ियां आई हैं। सबको फिर से दुरुस्त करे, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद ये हादसे हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा, अभी अमेरिका में कहीं पे एक जहाज लैंड कर रहा था, लैंड करने का अंतिम समय में देखा, एटीसी गलती है कि दूसरा जहाज उस पर जा रहा था। यानी ये लैंड कर जाता होता, पायलट ने लास्ट मोमेंट पे पुल अप किया है, और इससे कुछ ही मतलब 100 मीटर पहले टेक ऑफ करके फिर बच गया, दोनों बाल बाल बचे। तो ये इस तरह के हादसा है, इसको हम ह्यूमन एरर कहेंगे। और टेक्नोलॉजी कितने एडवांसमेंट के बावजूद नहीं हो रहा है, तो एक तो यह भी है कि जो ट्रेंड लोग हैं उनकी संख्या में कमी की जा रही है हर जगह। जी चलिए, अगली खबर, आपने जिक्र किया एयरपोर्ट का, तो उड़ानें बंद पड़ी हुई हैं पूरी जर्मनी में सर, लेकिन सवाल है कि क्यों? वहां के जर्मनी के जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं, एटीसी वाले शायद कमी है, लेकिन ऑपरेशन है, जो कि गाड़ियां चलाते हैं, अंदर में लोग सिक्योरिटी जांच करते हैं, सामान उठा के लेके जाते हैं, बैटरी लेके जाते हैं, वो जहाजों को बुलाते हैं और उनको बाय बाय मतलब सी ऑफ करते हैं। उन सबों की संख्या में, हजारों की संख्या में हड़ताल पर चले गए, वर्डी यूनियन करके वहां पे। इसलिए उनके जितने हैं लुफ्थांसा के जो मेन रूप से वही उड़ाने वाले हैं, वही कंपनी है, लेकिन म्यूनिच और फ्रैंकफर्ट जितने हैं, हजारों मतलब संख्या में जो इनके फ्लाइट थे, सब कैंसिल भी हो गए, पोस्टपोन हो गए। और मतलब जितने भी थे, 10,000 से अधिक यात्री फंसे पड़े जहां था। लेकिन इस आंदोलन का मैं इसलिए इसका समर्थन करता हूं कि पहले चीज कि इनकी जो पेंशन तो कहनी, पे जो है, वेतन जो है इनका, जो भी इनको भत्ता वगैरह मिलता है, वह डीए यानी डियरनेस अलाउंस बढ़ रहा है, जो डीएनएस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कम बढ़ा है या नहीं के बराबर बढ़ा है। इस इनके खरीदने की क्षमता कम हो गई है। और उन्होंने कहा है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, वह हमारी हालात जो है सो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में और पूरे विश्व में हो रहा है। पहला चीज ये है। दूसरा चीज यही मैं दोहराना चाहूंगा, पहले भी कहा था कि बाकी जितने वर्कर्स यूनियन हैं, जो एयरपोर्ट पे नहीं है, जो सी पोर्ट पे हैं, जो सड़क की सफाई करने वाले हैं, जो फैक्ट्री में हैं, जो आर्म्स एम्युनिशंस बचा रहे हैं, जो सरकारी उसमें, वो क्यों नहीं इनके समर्थन में है? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है और हम लोग इस सवाल पे हमेशा बात करते रहते हैं कि मजदूरों एक हो जाओ। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे और है, जर्मनी को पूरे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था, इतना बेड़ा गर्क हो गया है? सही में बेड़ा गर्क हो गया। जब से ये युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन में, और जर्मनी के 16 जने ने ढुलमुल नीति ली है, कभी अमेरिका के साथ, कभी रूस के पक्ष में बोल दिया कि हम ये अस्त्र शस्त्र नहीं देंगे, वगैरह वगैरह करते रहे हैं। और जो इनका नॉर्ड स्ट्रीम, जो रशिया से होकर इनके पास जो तेल और गैस पहुंच रहा था जर्मनी में, उसको भी उड़ा दिया गया। इन्होंने चुपचाप चुप्पी साध ली, और इसके कारण इनको बहुत भारी रूप से ये आर्थिक मंदी में घुस चुके हैं। इसीलिए जनता ने इनको हराया भी है। और इनकी इंडस्ट्रीज, स्पेशली तेल के अलावा जो बाहर आ रहा था, जो कार या मोटरसाइकिल या मोटर व्हीकल्स बनाने में जो थे, वह सारे के सारे, ऑटोमोबाइल जो इनका इंडस्ट्री है, वह ठप पड़ रहा है, बंद हो रहा है। कई जगह बुरा हाल है, जो कि विश्व में कभी सबसे नंबर 1 था। फॉर एग्जाम्पल फॉक्सवैगन जो गाड़ी हमारे यहां आती थी। जी, आपने जिक्र किया यूक्रेन का, तो चलते हैं उधर की खबरों की तरफ। मंगलवार यानी कि आज सऊदी अरब में अमेरिका का विदेश मंत्री यूक्रेन के अधिकारी सऊदी अरब की मौजूदगी में बैठकर बातें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल यानी कि सोमवार को वहां पर यूक्रेन का राष्ट्रपति क्यों पहुंच गया एमबीएस से मिलने के लिए? यह भी अजीब बात है। मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती जेलेंस्की की हो रही है, लेकिन यूके के प्रधानमंत्री इनके पीछे लगे पड़े हैं। यूके के प्रधानमंत्री से जब ट्रंप की बातचीत हो रही थी सबके सामने, जब पत्रकार वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जरूरी है, हम छोड़ेंगे नहीं, रशिया जो है सो इन्वेडर है, उसने लड़ाई की है, आतंकी, हम छोड़ेंगे नहीं।
तो ट्रंप ने नहीं पूछा, अंग्रेजी में पूछा, जिसका मतलब ये है कि क्या आप अकेले रशिया से लड़ लेंगे? उसमें कहते हैं वेल, उसका ही करने लगे। तो इन सबको समझ में आता है, वेल के बाद से कोई जवाब नहीं था, ठीक है, उसका कोई जवाब नहीं था। इन लोगों को खुलेआम समझ में आ रही है कि E3 जितना भी जोर लगा ले, यानी यूके के साथ जर्मनी और फ्रांस जोर लगा ले, ये लोग रशिया के सामने नहीं टिक सकते, पूरा नेटो भी नहीं टिक सकता जब तक अमेरिका इनको साथ ना दे। और इसलिए अभी स्टार्मर जो है सो जेलेंस्की को बहुत समझा के, जेलेंस्की ने पहले चिट्ठी लिख के लिखा था कि रिग्रेटेबल, यानी अफसोसजनक है जो भी व्हाइट हाउस में हुआ। अब जाकर उन्होंने कल या परसों लिखा है कि नहीं, मैं मुझे माफ कर दो, यानी वह जो है सो हमारे वीर सावरकर की तरह उन्होंने माफी मांग ली, खुलेआम मतलब माफी मांग ली। मतलब लेकिन इसके बाद एक और वीर पैदा हो गया है। एक और वीरों की कमी नहीं है, इन्होंने माफी मांगी है। और अब उनका जो डे टू डे जो बात कर रहे हैं वह सब के पीछे अब सीधे के सीधे इसमें स्टारमर या फ्रांस के जो हैं वहां के राष्ट्रपति, उनका भी हाथ इसमें है कि वह भी इसमें पूरी कोशिश करवा रहे हैं कि तुम चू मत बोलना, तुम क्या पहनोगे, क्या बोलोगे, कहां सर झुकाओगे, कहां सर उठाओगे, सब कुछ करोगे। इसलिए हालांकि पत्रकारों ने इनसे पूछा कि आप सऊदी अरेबिया में क्या कर रहे हैं, क्या आप अमेरिकी प्रतिनिधि से मिलेंगे? तो कहा है कि नहीं नहीं, हम एमबीएस से मिलने हैं। अब एमबीएस कौन सा बड़ा चीज हो गया भाई? और एमबीएस से मिलकर कहते हैं कि एमबीएस हमें बहुत सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? तो अंतरराष्ट्रीय स्थिति मुझे जानने को मिला। अभी तक साले तुम, सॉरी ये शब्द ले लीजिएगा, हटा लीजिएगा, अभी तक तुम क्या मूर्खता वाली काम कर रहे थे? लेकिन वहां पे इसलिए रखा गया है कि अचानक कुछ जरूरत पड़ेगा तो ये भाग के जाएंगे, रेयर अर्थ का जो भी होगा साइन करने के लिए करेंगे, आर्म्स ऑमनिशन के लिए करेंगे। और खासकर जो कुर्स्क में हो रहा है, जो बुरी तरह तबाही इनकी हो रही है, क्योंकि अब अमेरिकन सैटेलाइट्स इनको नहीं दे रहे हैं, और यहां तक कि स्टारलिंक भी शायद खत्म कर रहा है, जिसके खिलाफ इन लोगों ने संभवतः कुछ तोड़फोड़ की है। तो इसलिए वहां पे है कि जो भी कुछ होगा व्यक्तिगत रूप से जाके फिर से अपना रास्ता को सही सुधारने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एमबीएस के जरिए ट्रंप तक की राह अपनी आसान करना चाहते हैं। लेकिन कल भी मेरे जहन में एक सवाल आया था, छोड़ दिया था, वक्त का तकाजा था, आज भी आ रहा है। हमने कल बात की कि पुतिन और ट्रंप अगर साथ मिल गए तो पूरी दुनिया का क्या नक्शा होगा। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में ट्रंप जो हैं पुतिन से दोस्ती करने के लिए इतने बिलबिला रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, ये जो आपने पूछा, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन इसका एक निश्चित उत्तर केवल हाँ या ना में नहीं दे सकते। बहुत बड़ा चीज में देखना पड़ेगा। कल हमने कहा था कि 3 ध्रुवीय की बात है, उसमें यह भी मैंने कहा था कि चीन को दरकिनार करने की कोशिश करेंगे, संभवतः ना हो। लेकिन अभी जो है अमेरिकी की जो हम विदेश नीति है, पहले भी देखे, वियतनाम 1975 के आसपास जब भागे थे, तो उसको बचाने के लिए अब उनके इतिहास में लिखा जा रहा है कि नहीं, वहां शांति हो इसलिए हम हट गए। तो पहले तुम लड़े क्यों 20 साल से वहां पे, और वहां पे तुमने पूरा केमिकल वेपन्स गिरा के पूरे वियतनाम को, मतलब उसकी जो भी हरियाली थी, खत्म कर दिया। जहां तक ये इनका जो भागे हुए अफगानिस्तान से, कहते हैं कि नहीं, वह जो है सो कि हमारे साथ दुर्भाग्य हो गया कि बाइडेन जैसा राष्ट्रपति है जो कि दिन भर सोते रहते थे, कुछ समझ नहीं, इसलिए हो गया। यहां भी यह लोग एक इज्जत के साथ वापसी चाहते हैं। इनको नजर साफ आ गया है कि जो भी होगा हम अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली नहीं हरा सकते, सॉरी रूस को नहीं हरा सकते। रूस को हराने का मतलब है कि एटम बॉम्ब होगा, उसकी एक तो बात यह भी है। दूसरा चीज हाल फिलहाल में फिर आ रहा है कि ट्रंप फिर से कोशिश कर रहे हैं कि 2 जगहों में हम शांति करवा दे, यानी एक तो हम जिसकी बात कर रहे हैं यूक्रेन में, दूसरा मिडिल ईस्ट में। हालांकि उन्होंने पहले भी कहा था कि मुझे मालूम है कि मुझे मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, लेकिन ये लोग देंगे नहीं। तो जो भी है उसके लिए ललचाए हुए हैं। तीसरा जो भी मैंने कल कहा था उसको लेते हुए यही मैं कहूंगा कि यह लोग अभी एक ऊपर से और अंदर से यह भी इनकी चाहत है कि इज्जत के साथ वहां से हट ले, जो यूरोपियन यूनियन को नेटो करना करे, लेकिन हम लोग वहां से वापस आ जाएं, बेइज्जत होके जिस तरह से अफगानिस्तान में दूसरों लोगों से भागे हैं वह ना होने पड़े। आपके सवाल के लिए आपको धन्यवाद, लेकिन इस तरह हम आगे भी कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब। जी चलिए अब रुक करते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का। एक्स पर बताया जा रहा है साइबर अटैक हो गया और उसमें नाम लिया जा रहा है कि फिलिस्तीनियों ने कर डाला है। फिलिस्तीनियों की बात थी, मतलब कई जगह पे मतदान भी ऑनलाइन कर रहे हैं कि फिलिस्तीनियों ने किया, या डेमोक्रेट्स वाले बदमाशी कर रहे हैं इनके खिलाफ, इनसे, या वैसे लोग जिनको इन्होंने नौकरी निकाल दिया बड़े बड़े पदों से, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी है, उससे भी निकाला हुआ है, यूएसएड से निकाला हुआ, क्योंकि उन लोगों के पास तो
टेक्निकल नो हाउ था, उन्हें पता था कि साइबर स्पेस क्या है। एक और चीज जो खुद इनके द्वारा करके एक्स पे डाला गया है, यानी एलॉन मस्क के द्वारा, उसमें यह है कि जो आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पता चलता है, जैसे हमारा इंटरनेट का जो हमारा जो भी आईडी है उसका एक आईपी होता है, जो यानी जी। पहचान होता है जिसके थ्रू हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। हम्म। तो वह जो है 3 बार जो अटैक हुआ उसमें मैक्सिमम आईपी जो देखा गया है वह यूक्रेन की तरफ से है। हम्म। यानी यह यूक्रेन की वैसी बदमाशी। फॉर एग्जाम्पल एक बताता हूं, अभी जब यहां बातचीत चल रही है कल रात से लेकर सुबह तक, जी। जेलेंस्की का दिमाग उतना ही तक दिखाने की कि हम जो है उसको हम बर्बाद कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं रूस को, हम उसके बराबरी आ रहे हैं, उसके चक्कर में उन लोगों ने सैकड़ों की, मतलब 337 गिना गया है ड्रोन्स उन्होंने पूरे रशियन फेडरेशन के ऊपर मारा, जिसमें 65 मास्को के लिए था। आप अंदाजा हम्म। लगा सकते हैं कि लोगों का दिमाग एक बिल्कुल टेररिस्ट की तरह काम कर रहा है, उससे आगे दिन ये नहीं बढ़ सकते हैं। और शिक्षा भी किससे ले रहे हैं सऊदी अरेबिया में जाके, तो एमबीएस से ले रहे हैं। जी। सही बात है, जो खुद एक हत्यारा है, दूतावास में एक पत्रकार की हत्या करके लाश को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। खैर, बताया जा रहा है कि मंदी आ चुकी है अमेरिका में, लोग घबरा रहे हैं। शेयर मार्केट कल वहां का धड़ाम हुआ, आज हमारे यहाँ का धड़ाम हो गया। मंदी आ गया है मैं भी नहीं कहूंगा, लेकिन मंदी का पूरा नॉक नॉक यानी दरवाजा खटखटाया जा रहा है। जो हमने कल बात की थी तो इन्होंने हाँ ना में जवाब नहीं दिया था खुद ट्रंप ने। हालांकि एक इनके एडवाइजर ने, जो इकोनॉमिक मिनिस्टर है, कॉमर्स के मिनिस्टर, उन्होंने कहा था नहीं नहीं मंदी बिल्कुल नहीं है, कि बाहर से हम इतना ला रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैंने उसका जवाब दिया था, बाहर से कितना भी आ जाए, जो हमारे ऐसे लोग हैं और हमसे भी बेचारे जो नीचे की स्थिति में रहते हैं, 5 किलो अनाज पे जीवन है, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए तो और भयानक स्थिति आ रही है। और इसलिए शेयर बाजार में उनके पूरा नास्डाक 100 है या S&P 500 है, 2.5 से 3.25% तक या उससे भी ज्यादा 3.25-4% तक शेयर मार्केट गिर चुका है। भारत वाला मैंने पूरा नहीं देखा, जैसा बता रहे, कुछ गिरा था, 300-400 अंक गिरा था। लेकिन एक तो यह है कि शेयर मार्केट उठापटक चलते रहता है, वह ठीक है, तथाकथित रूप से जो शेयर मार्केट एजेंट है कहते हैं कि करेक्शन है ये वो, लेकिन नहीं, वह जो है सो पूरा का पूरा जुआ है। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमारे लोअर इन्वेस्टर या मिडिल लेवल के जो इन्वेस्टर उसमें ना जाएं। और तीसरा, यह मंदी का आहट जरूर है। मंदी का मतलब होता है कि जीडीपी से शून्य नीचे की तरफ जाए, शून्य जीडीपी से नीचे की तरफ लगातार 2 तिमाही यानी 6 महीने तक लगातार जाए, जैसे जर्मनी में हो रहा है। अमेरिका में संभवतः वो नहीं है, लेकिन उसका आधार बन रहा है, और जो गुब्बारा है वह संभवतः फूट रहा है। जी। चलिए, अब रुक करते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और यहाँ जो पहला अपडेट है हमारे पास आ रहा है अमेरिका से, लेकिन ताल्लुक रखता है फिलिस्तीन से। छात्र नेता बताकर फिलिस्तीन समर्थक महमूद खलील को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है सर उसको। कोर्ट ने राहत दी है, टेम्परेरी राहत दिया है कि नहीं, आप इसको इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। दो कारण, एक तो ये खुद इनको अमेरिकी नागरिकता है, इसलिए नहीं कर सकते। इनकी पत्नी जो इनके साथ हैं उनको भी धमकी दिया जा रहा है, जो कि उनका गर्भवती है, 8 महीने की है। तो इस स्थिति में कैसे आप उसको कहां भगाएंगे? दूसरे, बाय द वे, वहां के जितने भी स्टूडेंट यूनियन हैं वो जम के आ रहे हैं सामने कि पूरे जितने भी 60-100 जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस, हर जगह के स्टूडेंट हमारे सामने हैं। और एक ने तो यहां तक कह दिया कि हम आर्म स्ट्रगल करेंगे। आर्म स्ट्रगल इस तरह की बकवास नहीं करना चाहिए, वो साधारण चीज नहीं, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए जनता को इनके साथ आना चाहिए, उसके लिए आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज उसके बीच से पहले से काम करना चाहिए। ऐसे करोगे तो उठा के तुम्हें अंदर डाल देंगे और कुछ ही नहीं होने वाला है। बेवकूफी वाली बात इन्हें नहीं करना चाहिए। खैर, हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही है, लेकिन स्थिति जो है वो बहुत भड़क रहा है, और निश्चित रूप से भड़क रहा है। और जो डेमोक्रेट्स चाह रहे हैं कि भड़के, उसी डेमोक्रेट के बीच से उस जो उभार जो आ रहा है, उसमें वहां के जो भी तथाकथित लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज और ये स्टूडेंट है जो इस तरह के भड़कावे वाले बात कर रहे हैं, वह शांति से तैयारी करे और सही मौका को उठा के जब आंदोलन भड़क उठा है तब इसके खिलाफ एक जबरदस्त एक धक्का देना चाहिए उन्हें। जी। यानी एक बार फिर से अदालत के जरिए ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले पिछले कुछ महीनों के दौरान वो लगातार अदालतों से फटकार खा चुके हैं। एक चर्चा चल रही है पूरे इजराइल में सर। अब वो मीडिया कह रहा है वहां का कि साहब नेतन्याहू का हाल जेलेंस्की जैसा बना देंगे ट्रंप। क्या है ये मामला, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? ये कई बड़े से अटकिला है। देखिए, जो भी थे पहले बाइडेन थे, ऐसा नहीं था कि वो युद्ध विरोधी थे, कहीं से युद्ध के लिए पूरे के पूरे तैयार थे।
लेकिन ट्रंप का दूसरा टर्म और फर्स्ट टर्म में बहुत अंतर है, ये मैंने पहले कहा हुआ है। और इनके साथ एलॉन मस्क जैसे घाघ लोग हैं, तो यह लोग देखिए बड़ी शांति से ना मुस्कुराते हैं ना हंसते हैं, बड़ी शांति से गंभीर बात कह देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के सामने कहते हैं कि ब्रिक्स की क्या औकात, हमने तो एक झटका दिया वो खत्म हो गया, और हमारे प्रधानमंत्री ने एक जवाब भी नहीं दिया। सबके सामने कहते हैं कि इंडिया को एक्सपोज कर दिया हमने, उसका भंडा फोड़ दिया, और इसलिए वो दब के जितने भी हमारे खिलाफ हमने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए थे वो वापस ले रहे, और हम टैरिफ ले रहे, हम वहां से वापस लेंगे। हमारी विदेश मंत्री और जितने भी लोग हैं एकदम चुपचाप खामोश है, जो कि अमेरिका ही में जाके बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे। उसी तरह से हालांकि दोनों के बीच में, यानी ट्रंप और नेतान्याहू के बीच में अभी सीधे किस सीधे अभी कोई मतभेद वैसा सामने नहीं है। साथ ही यह भी नेतान्याहू ने कहा था कि अब तक का सबसे क्लोज और सबसे अधिक दोस्ती वाला जो यदि राष्ट्रपति बना है वो ट्रंप है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने एक दो काम किया। एक तो वह सीधे के सीधे वह अब ईरान से बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर पोजीशन पे जो भी बात कर रहे हैं ऐसे बात करें। और उससे भी जो खतरनाक बात जो हुआ वह था कि हमास के प्रतिनिधि से इन्होंने बातचीत करवाया। मतलब इन्होंने खुद नहीं, मतलब इनके जो प्रतिनिधि थे। हालांकि मैंने उस दिन कहा था, और मेरी संभवतः यह गलतफहमी थी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जरूर उन्होंने नेतान्याहू इनको बताया होगा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और तब जाके मुझे झटका लगा कि यदि ऐसा चीज हो सकता है तो ट्रंप जो है नेतान्याहू को दिखा रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसके साथ आओ, नहीं तो तुम्हें हम बता देंगे। नेतान्याहू भी कम धूर्त नहीं है। ये बाइडेन ने जितना भी कोशिश किया, नेतान्याहू ने हाँ करके उनसे सारे अस्त्र लिए। वह जेलेंस्की की तरह मतलब जाके सीधे किसी से लड़े नहीं है, वह भी धूर्त आदमी है। उसे पता है कि जब तक युद्ध है, जब तक अमेरिका का साथ है, मैं हूं नहीं तो नहीं रहूंगा। और इसलिए जो ट्रंप की जो ख्वाब है कि हमें नोबेल पीस प्राइज मिले, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट हमारे अंदर में हो, और हम जो कह रहे हैं उसके हिसाब से हो, और उसमें यदि खटकते हैं वह इजराइल के साथ हैं, लेकिन नेतान्याहू को हटा के किसी दूसरे को ला सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। पर ईरान के मुद्दे पर यूएनएससी में मीटिंग हो रही है सर। हाँ, यह मीटिंग जो है स्पेशली E3 और बाकी लोगों के मदद से हो रहा है, जिसमें कर रहे हैं। और E3 मतलब फ्रांस, जर्मनी, जापान, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के 15 स्थायी अस्थायी 5 स्थायी जो मेंबर हैं, तो इन लोगों में से 5 लोगों ने कहा है कि इस पे हम विचार करें। और खासकर ये चूंकि IAEA का एक वक्तव्य पहले भी आया था कि अब संवर्धन जो है, यानी एनरिचमेंट यूरेनियम का जो हो रहा है वो 60% से अधिक कहीं ना कहीं कर रहा है। इसकी जरूरत क्या है? यदि वह शांतिपूर्वक इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए, बिजली और दूसरे कामों के लिए, तो उसमें इतने हाई क्यों कर रहे हैं? 80 से 90% तो बम बना सकते हैं। और उनका पाइल जो जमा हो रहा है वो भारी मात्रा में जमा कर रहे हैं। ये लोग क्यों कर रहे हैं लोग? और इसलिए उस पर दबाव डालने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम मत करो। पूरी की पूरी तरह से उसको ईरान को घेरने की भी एक तरफ कोशिश है। यानी ट्रंप का जो नीति है कि मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम गेन, यानी दबाव हर पर डालेंगे। तो हो सकता है ना सर कि पहले ट्रंप ने कहा कि मैंने लेटर भेज दिया, मैं बात करना चाहता हूं ईरान से, और फिर उसके बाद यूएनएससी में मामले को लेके गए हैं। यानी अब सिर्फ ट्रंप तक ही मामला ना है, यूएन तक मामला ले जाओ। यस, हर तरह से वही मैक्सिमम प्रेशर, यानी डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली जो कोर्शन है, यानी दबाव है, घेरने की बात है, उनका जो भी तेल जा रहा है उसको बंद करने की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बात है। और वही स्थिति जैसे इन्होंने कनाडा के साथ कर रखा है, चीन के साथ कोशिश कर रहे हैं। चीन अलग बात है, रूस के साथ इनकी चल नहीं रही है, लेकिन बाकी सब देश जिसमें भारत भी एक है वह उसमें चीज शामिल आ रहा है। जी, एक खबर छपी है सऊदी अरब के हवाले से, उसका कहना है कि SDF सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो हैं वो सत्ता का हिस्सा होंगी। कितनी सच्चाई है इस खबर में सर? मुझे सच्चाई लगता है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था कि SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट जो था, जिसको अमेरिका की मदद चल रहा है, और कुर्दिश सेना इसमें है, PKK जो उनका है, वह लोग कैसे अमेरिका की मदद जो सत्ता बदला है उसके खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं? यानी स्टेशन के बीच में लड़ाइयां हुई है। तो देखिए, एक तरफ जो लोअर लेवल के बेचारे सैनिक मरवा रहे हैं एक दूसरे से, और अपर लेवल में बातें कुछ और कर रहे हैं। इनके लिए कुछ सैनिकों का, कुछ समर्थकों का मरना कोई अंतर नहीं पड़ता। अंततः जो लड़ाई जो इनके बीच में जो मेन मुद्दा जो बचा हुआ था जिसमें सहमत नहीं हो रहे थे, अब ये SDF सहमत हो गया है
एसडीएफ चाहता था कि हमको एक ब्लॉक के रूप में जो नई गवर्नमेंट बना उसमें रखा जाए, यानी हमारी भी सेना रहेगी, हमारा मंत्री अगर देखेगा, क्योंकि ये लोग जहां कंट्रोल करते हैं नॉर्थ वेस्ट सीरिया में, वहां तेल का सबसे बड़ा भंडार है सीरिया का, और इसलिए वो महत्वपूर्ण था। लेकिन अंततः ये लोग अमेरिका वगैरह और इनके बीच में जो नए एसटीएस के जो नेता बने हैं, इन सब के बीच में समझौता हो गया है कि भैया मान लेते हैं कि चलो ठीक है, हमारा भी अधिकार रहेगा, हम भी इसमें शामिल होंगे, और धीमे धीमे करके उसकी पकड़ मजबूत बन रही है। एक बच गया केवल सीरियन नेशनल आर्मी, जो कि टर्की की मदद से, वह भी आज नहीं तो कल करेंगे ही, और जो बीच में बचा हुआ है साउथ सीरिया, जो कि हमारे इजराइल से मिला हुआ, गोलन हाइट से, वहां पे ड्रूज मिलिशिया का मदद से मिला हुआ, वो भी आज नहीं तो कल, क्योंकि वो तो अमेरिका से मदद मांग रहे हो, इजराइल से मदद मांग रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जी, मेरे दो सवाल हैं सर। अब बचा अलावी समुदाय, वो समुदाय जो असद का समुदाय है, वो अल्पसंख्यक है, वहां पे 10-12% है, तो एसडीएफ हो या एसटीएस हो, वो सब उस पर जुल्म करेंगे। दूसरा, जो ऐलान सऊदी ने किया, वो ऐलान तो तुर्की को करना चाहिए था एसडीएफ के बारे में। अब तुर्की बेचारा कहीं का नहीं रहा, बेचारा शब्द जो है इन्वर्टेड का वहां है, मेरा मतलब वो बेचारा नहीं है, और खासकर एर्दोगन के दुमुहे और दोहरे नीति के कारण उसकी विदेश नीति बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो उसके कारण अब सऊदी अरेबिया हर जगह से इसको लीड ले रहा है। जहां तक अलावी की बात है, एक और खबर है कि आईएसआईएस, जिसका हिस्सा था पहले एसटीएस, वह धीमे धीमे प्रवेश कर रहा है, वह अकेले जरूर पड़ गया है, लेकिन आईएसआईएस, ये अलावी और जो भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी असद के जो लॉयलिस्ट हैं, जिनमें आर्म फोर्सेस का काफी बड़ा हिस्सा है, वह सब एक ध्रुवीकरण होकर वह एक नई सेना का इजाद कर रहे हैं जो अंडरग्राउंड होकर लड़ेंगे। और इसीलिए अभी भी कल रात तड़के और करके दर्जनों एयर स्ट्राइक आईडीएफ ने किया है और इनके ठिकानों पर हमला किया, वह जारी रहेगा। यानी हम पूरे सीरिया को कहें तो एक देश के रूप में ना स्वतंत्र है, ना ही वह कुछ नीति ले सकता है, ना ही वह कहीं प्रोग्रेस कर सकता है, और वो उसी तरह से बर्बाद देश नजर आ रहा है कुछ हद तक, जैसे लीबिया था या पहले इराक था। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो हम लोग सोच रहे थे कि जो दिसंबर में परिवर्तन हुआ उसके बाद सीरिया में शांति हो जाएगी और पूरी दुनिया से लोग सीरिया वापस लौट आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर से वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया है, या और भयंकर रूप से छिड़ेगा, बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।